कर लेते हैं ब्लड की। और रक्त के बारे में हर कोई जानता है। आज अपने शरीर में जो लगातार जो रक्त बह रहा है और इसी रक्त की वजह से हम आज चल फिर पा रहे हैं, आज घूम पा रहे हैं, क्योंकि पूरी बॉडी के अंदर कहीं ना कहीं जो विभिन्न प्रकार के जो फूड है और विभिन्न प्रकार के जो गैसेज हैं उनको ट्रांसफ़र करने का काम ब्लड का ही होता है। आज उसी ब्लड के बारे में थोड़ा डिटेल से पढ़ लेते हैं और ये वीडियो आपके बहुत काम आने वाला है, क्योंकि यहाँ पर ब्लड से संबंधित संपूर्ण जानकारी मैं यहाँ पर देने वाला हूँ। एक भी टॉपिक यहाँ पर ब्लड से संबंधित नहीं छोड़ने वाला, बिल्कुल आपको सटीक हर चीज़ जानकारी देने वाला हूँ। और पूरे यूट्यूब में ये वीडियो आपको कहीं पर भी अवेलेबल नहीं होगा, क्योंकि आज मैं पूरी ब्लड के बारे में आपको फुल डिटेल देने वाला हूँ। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं ब्लड की। ब्लड होता क्या है? ब्लड का मतलब ये है रक्त। रक्त से संबंधित आप बहुत कुछ जानते होंगे, बहुत कुछ आपने पढ़ा होगा, लेकिन मुख्य रूप से जो रक्त होता है ये दो चीज़ों से मिलकर बना होता है। कौन कौन सी चीज़ें हैं? पहला है प्लाज्मा और दूसरा है फॉर्मेटेड एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, यानी जो प्लाज्मा है और जो फॉर्मेटेड एलिमेंट्स हैं, इन दो चीज़ों से मिलकर ब्लड बना होता है। अब प्लाज्मा के बारे में थोड़ा बहुत अपन जानते हैं, लेकिन फॉर्मेटेड एलिमेंट्स क्या होते हैं उनको भी आज डिटेल से पढ़ लेंगे। ठीक है, तो प्लाज्मा और फॉर्मेटेड एलिमेंट्स जो होते हैं ये दोनों ही आपस में मिलकर ब्लड का फॉर्मेशन करते हैं। यानी कहीं ना कहीं जो ब्लड होता है वह हमारे हृदय के जरिए पूरे बॉडी में ट्रांसफ़र किया जाता है और उसी तरल पदार्थ, उसी लाल तरल पदार्थ को अपन ब्लड के नाम से जानते हैं। तो जो ब्लड होता है, जो प्लाज्मा होता है, ये पूरी ब्लड का 55% भाग बनाता है। जो एलिमेंट होते हैं ये पूरे ब्लड का 45% बनाते हैं। तो दोनों चीज़ों से मिलकर यहाँ पर ब्लड का फॉर्मेशन होता है। अब अगर बात कर लेते हैं आगे की, तो जो ब्लड होता है, जो प्लाज्मा होता है, ये प्लाज्मा भी दो चीज़ों से मिलकर बना होता है। इसमें 90 से 92% इसमें पानी होता है, क्योंकि अपन जानते हैं कि जितना भी मैक्सिमम ब्लड है वो थोड़ा सा क्या होता है, लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है। अब लिक्विड फॉर्म होगी तो कहीं ना कहीं उसके अंदर वाटर की प्रेजेंस होगी, क्योंकि बिना वाटर के ब्लड तो कुछ भी नहीं है। तो इसका मतलब ब्लड जो है वह 90% ब्लड का पार्ट वाटर होता है, इसीलिए वह तरल अवस्था में पाया जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि ह्यूमन सेल्स के अंदर 90% क्या पाया जाता है, पानी पाया जाता है। और अपने शरीर के अंदर भी 90% भाग में पानी पाया जाता है। अगर इस पानी को अगर डिलीट मार दिया जाए, इसको हटा दिया जाए, तो फिर कुछ भी बॉडी में नहीं बचेगा। ठीक है, तो यहाँ पर 90% भाग किसका पाया जाता है, पानी का ब्लड के अंदर पाया जाता है, जिससे कारण उसकी नमी बनी रहती है और वह तरल अवस्था में आराम से एक स्थान से दूसरे स्थान पर मूवमेंट कर पाता है। इस काम ये पानी का यहाँ पर वर्क होता है। उसके बाद में अगर प्लाज्मा की दूसरी बात करें तो अदर पार्ट्स यहाँ पर क्या क्या पाए जाते हैं। तो प्लाज्मा में आपने देखा होगा कि आप जब कहीं पर आपका कट लग जाता है, कहीं पर भी आपकी बॉडी पार्ट्स में क्या हो जाता है, कहीं पर एक्सीडेंट हो गया या ब्लेड से आपका कट लग गया, तो कट लगने के बाद में आपने देखा होगा कि जहाँ पर कट लगता है वहाँ पर से ब्लड बाहर निकलता है। लेकिन ब्लड निकलने के बाद में थोड़ी देर बाद में जब ब्लड का रिसाव रुक जाता है तो उसके बाद में हल्का सा पीले कलर का वहाँ पर लिक्विड निकलता है। वह लिक्विड ही आपका प्लाज्मा है। ठीक है, यानी वो कहीं ना कहीं आपका लास्ट वाला पार्ट है। तो वो हल्के पीले रंग का, यानी वाइट कलर का हल्के पीले रंग का जो भाग है वो प्लाज्मा होता है। अब जो प्लाज्मा होता है ये किन किन चीज़ों से मिलकर बना होता है, इसको भी आज पढ़ लेते हैं। तो 90% भाग तो किसका है, पानी का है। उसके बाद में यहाँ पर प्रोटीन पार्ट आता है, उसके अंदर प्लाज्मा प्रोटीन। उसके बाद में सोडियम है, कैल्शियम, मैग्नीशियम है, क्लोरीन है, ये बहुत सारे जो मिनरल्स होते हैं। ब्लड के अंदर भी बहुत सारे मिनरल्स पाए जाते हैं, जिसके बाद में ये मिनरल्स क्या करते हैं, कहीं ना कहीं ये मिनरल्स कहाँ काम आते हैं, ये मिनरल्स काम आते हैं कि जो चैनल्स होते हैं जहाँ पर लगातार सोडियम चैनल्स है, पोटेशियम चैनल्स है, क्लोरीन चैनल्स है, यानी किसी भी सेल मेम्ब्रेन के ऊपर चैनल्स पाए जाते हैं, उन चैनल्स को ये क्या करते हैं, ब्लॉक करने का या फिर उसे खोलने का काम करते हैं।
ठीक। तो ये मिनरल्स वहाँ पर काम आते हैं और बॉडी के लिए मिनरल्स बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आपको आप कभी जब बीमार पड़ जाते हो तो बीमार पड़ने के बाद में आपको जो टैबलेट्स दी जाती है वो कहीं ना कहीं क्या करती है, चैनल्स को ब्लॉक या ओपन करने का काम करती है। यानी कहीं ना कहीं जो बीमारी, जो सेल्स आपके लगातार जो सेल्स इन्फेक्शन हो चुकी है वो लगातार दूसरी सेल्स को इन्फेक्टेड ना करे, इस कारण से उसके चैनल्स को क्या कर दिया जाता है, ब्लॉक कर दिया जाता है, ताकि उसके अंदर जो पनप रहे बैक्टीरिया है या फिर वायरस है वो उस सेल से बाहर नहीं आ पाए। तो कहीं ना कहीं इन मिनरल्स का बहुत बड़ा रोल है। ये क्या करते हैं, चैनल्स को ब्लॉक करने में, चैनल्स को खोलने में ये मिनरल्स काम में आते हैं, जो ब्लड के थ्रू ही एक पार्ट से दूसरे पार्ट में जाते हैं। तो इनका बहुत बड़ा रोल है ब्लड के अंदर। उसके बाद में न्यूट्रिएंट्स, तो न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से पाए जाते हैं, जो न्यूट्रिएंट्स है वो कौन कौन से है, एक तो ग्लूकोज है, एमिनो एसिड्स है, लिपिड्स है। तो ग्लूकोज को आप जानते हो कि ग्लूकोज ह्यूमन बॉडी के लिए बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, क्योंकि ये इंस्टेंट एनर्जी देने का काम करता है। आज मनुष्य जब कोई भोजन करता है तो भोजन करने के बाद में सबसे पहले उसको ग्लूकोज ही मिलता है। बॉडी में जैसे ही भोजन जाता है तो वो पचना प्रारंभ हो जाता है, यानी उसका पाचन क्रिया मुंह से ही प्रारंभ हो जाती है और मुंह से ही क्रिया प्रारंभ होने की वजह से उसमें ग्लूकोज का फॉर्मेशन लगातार होता रहता है और ग्लूकोज बनने की वजह से ही हमें एनर्जी महसूस होती है। आज अगर खाना अगर नहीं खाओ 4 दिन तो आपकी एनर्जी क्या हो जाएगी, डाउन हो जाएगी। लेकिन जैसे ही आप थोड़ा सा खाना खा लोगे, थोड़ा सा कार्बोहाइड्रेट आपके शरीर में आ जाएगा, तो फिर वहाँ पर आपका ग्लूकोज लेवल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तभी तो आप बीमार पड़ते हो तो सबसे पहले आपको क्या चढ़ाया जाता है, ग्लूकोज की बोतलें चढ़ाई जाती है। ग्लूकोज की बोतलें क्यों चढ़ाई जाती है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये भी क्या है, एक प्रोटीन, ये ब्लड का ही पार्ट है और कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी को क्या करता है, बढ़ा कर जाता है। तो ग्लूकोज का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है एक किसी भी बॉडी में, चाहे ह्यूमन बॉडी हो चाहे प्लांट बॉडी हो, ग्लूकोज हर जगह अपना वर्क करता है। एमिनो एसिड्स क्या होता है, एमिनो एसिड्स प्रोटीन पार्ट होते हैं भाई। एक लंबी श्रृंखला होती है एमिनो एसिड्स की जो प्रोटीन का फॉर्मेशन करती है। यानी कुल मिलाकर ये न्यूट्रिएंट्स है ये भी कहीं ना कहीं प्रोटीन पार्ट होते हैं, ठीक है। यानी जो एमिनो एसिड्स है ये प्रोटीन ही है। उसके बाद में लिपिड्स जो है ये थोड़ा सा फैट वाला पोर्शन है, तो कहीं ना कहीं ये फैट भी आपके बहुत ज़्यादा काम आता है। क्योंकि फैट इसलिए काम आता है क्योंकि ये रिजर्व फूड है, आपकी बॉडी का रिजर्व फूड है। रिजर्व फूड अपनी बॉडी रिजर्व फूड क्यों रखती है, वो रिजर्व फूड इसलिए रखती है क्योंकि बाई चांस कभी अगर आपको भोजन ना मिला, अगर आपको 4 दिन तक, 5 दिन तक, 10 दिन तक अगर भोजन नहीं मिला, ऐसी कंडीशन धरती पर आ गई जिस कारण से आपको लगातार भोजन की कमी हो गई, जैसे बहुत सारे जीव जंतु, ह्यूमन बॉडी पे इतना लागू नहीं होता है लेकिन दूसरे जो जीव जंतु है उनके लिए लिपिड्स का बहुत बड़ा रोल है। वो रोल इसलिए है क्योंकि बहुत सारे जो एनिमल्स है उनको गर्मियों का सामना करना पड़ जाता है। कभी कभार बरसात इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि उनको फूड नहीं मिल पाता, या फिर कभी कभार ऐसी सिचुएशन सर्दियों में आ जाती है जब उनको सुषुप्त अवस्था में, निद्रा अवस्था में जाना पड़ता है, बहुत दूर दूर तक भी उनको भोजन नहीं मिल पाता। जब ऐसे एनिमल्स के साथ भोजन जब 4-4 दिन तक, 10-10 दिन तक जब भोजन उनको नहीं मिलता तो कहीं ना कहीं उनको जीवित रखने का काम लिपिड्स ही करते हैं। लिपिड्स क्यों करते हैं, क्योंकि वो रिजर्व फूड है। आपके अंदर जो फूड पाए जाते हैं, जो आपके अंदर जो फैट है, ये फैट सेकेंडरी एनर्जी का काम करता है। यानी जो फर्स्ट जो आपका पाचन क्रिया होती, आपके शरीर को जो एनर्जी मिलती है वो ग्लूकोज से मिलती है, यानी कार्बोहाइड्रेट से मिलती है। सेकंड सोर्स जो है वो लिपिड ही है, और थर्ड जो लास्ट सोर्स है आपकी बॉडी को जीवित रखने का वो है प्रोटीन। यानी कहीं ना कहीं जो पाचन क्रिया है वह एक के बाद में एक स्टेप में संपन्न होती है, पूरी होती है। तो इन्हीं चीज़ों को आज यहाँ पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो न्यूट्रिएंट्स के रूप में आपके बहुत ज़्यादा जरूरी है ग्लूकोज, उसके बाद में एमिनो एसिड्स जिसे अपन प्रोटीन भी कहते हैं, और लिपिड्स। यानी इन तीनों चीज़ों का बहुत ही ज़्यादा आपके ब्लड के अंदर रोल प्ले होता है, और कहीं ना कहीं हर सेल्स क्या करती है, इसको यूज़ में लेती है, काम में लेती है अपने आप को जीवित रखने के लिए। उसके बाद में यहाँ पर जो प्रोटीन है ये
फाइब्रिनोजन यानी ये कहीं ना कहीं क्लूटिंग का फैक्टर करती है। आपने देखा होगा कि जब रक्त का थक्का बन जाता है तो बनने के बाद में जब लास्ट में जब रेड ब्लड सेल्स का निकलना बंद हो जाता है, यानी लाल रक्त का निकलना बंद हो जाता है, तो उसके बाद में हल्का पीले रंग का पदार्थ निकलता है, तो कहीं ना कहीं वो फाइब्रिनोजन होते हैं और वो क्लोटिंग का काम करते हैं। यानी आपकी सेल्स में जहाँ पर आपको कट लगा है, उस कट लगने के बाद में वहाँ पर ऐसे, जहाँ पर आपके कट लगा है वहाँ पर ऐसी जालीनुमा संरचनाएं जो ब्लड के अंदर प्रेजेंट होती है, बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रेजेंट होती है और लगातार ब्लड में एक स्थान से दूसरे स्थान पर मूवमेंट करती रहती है। जहाँ पर भी कट लगता है ये कहीं ना कहीं जो ब्लड की जो मॉलिक्यूल्स है ये उस कट पर जाकर क्या हो जाती है, जमा हो जाती है। यानी जहाँ पर आपके इस वाले भाग पे कट लगा तो यहाँ पर उस एरिए पर वो चिपक जाती है और चिपकने की वजह से बाहर अंदर जो आपके जो शिराएं हैं, धमनियां हैं जो आपके, उनके अंदर जो ब्लड का फ्लो हो रहा है तो वो क्या होता है, वो फ्लो जो आपका जहाँ पर कट लगा था वहाँ पर ये चिपक जाती है और चिपकने की वजह से यहाँ से ब्लड बाहर नहीं आ पाता। और जब ब्लड बाहर नहीं आएगा तो कहीं ना कहीं वहाँ पर थक्का बन जाएगा, यानी क्लोटिंग हो जाएगी और ब्लड क्या होता है, कहीं ना कहीं रुक जाता है। तो ये बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। इसके बाद में ग्लोबुलिन ये क्या करती है, एंटीबॉडीज़ बनाती है या एंटीबॉडी में हेल्प करती है। यानी अपन जानते हैं कि किसी भी बैक्टीरिया के खिलाफ, किसी भी वायरस के खिलाफ, किसी भी फंगल इन्फेक्शन के खिलाफ अपने शरीर में एंटीबॉडी जनरेट होती है। एंटीबॉडी जनरेट ज़्यादातर WBC के जरिए भी की जाती है और उसकी हेल्प कौन करते हैं, ये एंटीबॉडीज़। ठीक है, तो यहाँ पर ब्लड के अंदर एंटीबॉडी पाई जाती है। एंटीबॉडी का काम क्या है, काम ये है कि जैसे आपके ऊपर किसी वायरस ने अटैक कर दिया और जैसे ही आपके ऊपर किसी वायरस ने अटैक किया तो वायरस क्या करेगा, पहले तो आपकी स्किन से वो एंट्री नहीं कर सकता। ये आपको पता होना चाहिए कि आपकी जो बॉडी स्किन है वो बिल्कुल डेड पार्टिकल्स है, यानी सॉरी डेड स्ट्रक्चर है और डेड स्ट्रक्चर होने के कारण यहाँ से आपके कोई भी वायरस एंट्री नहीं कर सकता, बशर्ते कि क्यों आपकी बॉडी पर किसी भी प्रकार का कट नहीं होना चाहिए। कट का मतलब कहीं पर भी वो कटी नहीं होनी चाहिए। अगर आपकी बॉडी अगर कहीं से कटी होगी, आपकी स्किन कहीं पर कट लग रहा होगा तो वहाँ पर एंट्री करना पॉसिबल है, बाकी अदरवाइज एंट्री करना पॉसिबल नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये देखने को मिलता है कि जो एंटीबॉडी होती है ये क्या करती है, एंटीजन की प्रति रिएक्शन करती है, उसको कहीं ना कहीं उसको पहचानने का काम करती है और ये ब्लड का बहुत अच्छा गुण है। कारण मैं बता दूं कि आपके शरीर में जैसे किसी वायरस ने, किसी बैक्टीरिया ने एंट्री की, तो एंट्री करने के ज़्यादातर क्या पोर्शन हो सकते हैं, आपका एक तो नाक, एक आपका मुंह और कभी कभी आँखें भी इन्फेक्शन की आ जाती है। ठीक है, तो ज़्यादातर दो ही चीज़ें हैं जहाँ पर बॉडी पार्ट्स ओपन होते हैं, जहाँ पर बिल्कुल सॉफ्ट टिश्यू पाए जाते हैं। आपके जो लिप्स के अंदर बिल्कुल सॉफ्ट टिश्यू पाए जाते हैं, नाक के अंदर की जो सेल्स हैं उनमें बिल्कुल सॉफ्ट टिश्यू पाए जाते हैं। तो वहाँ पर क्या है, जो ब्लड जो वेसल्स हैं वो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आ जाती है, क्योंकि जो ब्लड वेसल्स निकल रही है, जो लगातार जो शिराएँ निकल रही है, धमनियाँ निकल रही है, वो वहाँ पर क्या है, वहाँ पर उनकी ओपनिंग होती है और वो स्किन, जो स्किन है इसके जस्ट नीचे वहाँ पर क्या है, ये उपस्थित होती है। और जस्ट नीचे उपस्थित होने की वजह से जैसे जी यहाँ पर किसी वायरस ने अटैक कर दिया तो वायरस के सीधे अटैक करते सीधा जो वायरस है ये ब्लड में घुल जाता है। यानी कहीं ना कहीं वायरस अटैक या बैक्टीरियल अटैक होते हैं वह सॉफ्ट टिश्यू के ऊपर होते हैं। और सॉफ्ट टिश्यू कहाँ पाए जाते हैं, एक तो आपके मुंह के अंदर पाए जाते हैं, एक आपके नाक के अंदर पाए जाते हैं, एक आपकी आँखों में पाए जाते हैं। यह सॉफ्ट टिश्यू है जहाँ पर ओपनिंग होती है, यानी आपकी बॉडी की जहाँ पर ओपनिंग होती है वहाँ पर सॉफ्ट टिश्यू पाए जाते हैं और उन्हीं पर सबसे पहले अटैक होता है। तो कहीं ना कहीं ये क्या करती है, फिर जैसे उस वायरस ने अटैक कर दिया, वायरस ने अटैक करने के बाद में उस वायरस को आइडेंटिफाई करती है और वायरस को आइडेंटिफाई करने के बाद में उसके खिलाफ वह एंटीबॉडीज जनरेट करती है कि ये पर्टिकुलर वायरस है, अब ये इसने मेरी बॉडी के ऊपर अटैक किया। अब ये इसको आइडेंटिफाई करती है और आइडेंटिफाई कर उसके खिलाफ एंटीबॉडी जनरेट कर देती है और वह एंटीबॉडी उसको ये याद दिलाती है कि भाई तू मेरा सदस्य नहीं है, कि तू किसी और का है, तो कहीं ना कहीं मैं तेरे ऊपर क्या कर सकती हूँ,
अटैक कर सकती हो। तो अटैक करने का कार्यक्रम किसका होता है भाई? WBC का। क्योंकि WBC सेल्स क्या होती है, अपने शरीर का प्रतिरक्षा तंत्र बनाती है। यानी अपने जो शरीर है उसमें जितने भी प्रतिरक्षा तंत्र है, यानी कहीं ना कहीं जो प्रोटेक्शन का काम है वो WBC का है। तो यहाँ पर जो क्लोटिंग है उसके बाद में एल्ब्यूमिन क्या करता है, हेल्प इन ऑस्मोटिक बैलेंस। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं ऑस्मोटिक बैलेंस को बनाए रखने का काम करता है। तो यहाँ पर बात आ जाती है कि दो चीज़ें अपन ने पढ़ ली, यानी प्लाज्मा की स्ट्रक्चर अपन ने पढ़ ली। अब प्लाज्मा दो चीज़ों से, वाटर से और अदर पार्ट से, बाद में प्रोटीन भी है, मिनरल्स भी है, न्यूट्रिएंट्स भी है। तो इन सभी चीज़ों से मिलकर प्लाज्मा यहाँ पर बनता है। और ये कहीं ना कहीं जो ब्लड है उसकी ये हेल्प करने का काम करता है, और ये एक तरह से ब्लड का ही पार्ट है। ठीक है, ये ब्लड से जुदा नहीं है, बिल्कुल ब्लड के साथ ही है, क्योंकि इसके बिना ब्लड जो है वो अधूरा है। क्योंकि सबसे ज़्यादा जो पार्ट पाया जाता है ब्लड का, वह 55% ब्लड का पार्ट प्लाज्मा ही पाया जाता है। ठीक है भाई, तो ब्लड इससे नहीं कहेंगे, क्योंकि ये क्या होता है, कलरलेस होता है, ये कलरफुल नहीं होता है। ठीक है, कलरलेस होता है या हल्के पीले रंग का होता है प्रोटीन पार्ट्स की वजह से। ठीक है, तो ये वाला पार्ट अपन सोचते हैं कि ये ब्लड नहीं है, लेकिन ये वास्तविक रूप से ब्लड है, क्योंकि 55% पार्ट ब्लड का इसी से मिलकर बना होता है। उसके बाद में फॉर्म्ड एलिमेंट्स क्या होते हैं, तो फॉर्म्ड एलिमेंट जो होते हैं वह 45% पार्ट बनाते हैं ब्लड का। अब ब्लड का जब 45% पार्ट बनाएंगे तो यहाँ पर इसी को अपन ब्लड मानते हैं। ब्लड अपन किसको मानते हैं सबसे ज़्यादा, यानी आरबीसी वाले पोर्शन को मानते हैं। आरबीसी जनरली अपन जो पढ़ते हैं कि जो लाल रक्त का जो बाहर निकलता है शरीर में, जो लाल कलर का जो लिक्विड पाया जाता है उसी को रक्त कहते हैं। तो भैया वो लाल रक्त तो सिर्फ ये है, आरबीसी है। ठीक है, रेड ब्लड सेल्स यानी लाल रक्त कणिकाएं जिसे कहते हैं। जो लाल रक्त कणिकाएं, जो रेड ब्लड सेल्स हैं, इनकी वजह से ही जो ब्लड का जो रंग है वह कैसा होता है, लाल होता है। और यहाँ पर जो आरबीसी है इसका मुख्य काम क्या है, इसका जो मुख्य काम है वह आरबीसी जो आपने देखा, ये लगातार क्या होती है, ये गोल संरचनाओं के रूप में पाई जाती है। यानी ऐसे गोल छोटे छोटे, ठीक है, पाई जाती है। और ये सेल्स होती है रेड कलर की, जो लगातार क्या करती है, मूवमेंट करती है शरीर के अंदर। तो यहां पर अब यहां पर क्या होता है कि जो ब्लड आरबीसी है ये लगातार मूवमेंट करती है, यानी इसका लाल रक्त इसको बनाने का काम करती है। रेड ब्लड सेल्स इनको कहा जाता है। उसके बाद में आती है WBC, यानी WBC जो होती है ये वाइट ब्लड सेल होती है और ये शरीर का प्रतिरक्षा तंत्र बनाने का काम करती है और शरीर का प्रतिरक्षा तंत्र ये बनाती है। तो यहाँ पर सबसे बड़ा जो रोल प्ले करती है ब्लड के अंदर वो WBC ही करती है। कैसे रोल प्ले करती है, आपने देखा होगा कि जब कोई वायरल अटैक होता है, जब कोई बैक्टीरियल अटैक होता है या फिर फंगल अटैक होता है, तो यहाँ पर अपनी बॉडी में, जैसे मान के चलो किसी ने अटैक कर दिया, अब अटैक कर दिया तो किसी देश पे जब कोई अटैक कर देता है तो वहाँ की सेना उसको क्या करती है, ऑब्जर्व करती है कि वास्तविक रूप से कोई अटैक हुआ है। अब सेना को जब पता चल जाता है तो सेना को पता चलने के बाद में उसके चीफ कमांडर को पता चलता है, चीफ कमांडर आदेश देता है, तब जाकर किसी दूसरे देश पे हमला किया जाता है या फिर उसकी सेना को। जब इसी प्रकार से अपनी बॉडी क्या है, एक देश है और अपनी बॉडी के जो प्रोटेक्शन का काम है वह WBC का है। अब WBC क्या करती है कि लगातार क्या करती, ऑब्जर्व करती है। ऑब्जर्व किन चीज़ों को करती है, लगातार ब्लड की चेकिंग करती है। लगातार ब्लड में से अगर कोई वायरल उसमें उपस्थित, वायरस अगर उसमें उपस्थित है, कोई बैक्टीरिया अगर उसमें उपस्थित है या फिर कोई फंगल इन्फेक्शन अगर उसमें है तो इसको क्या करती है, आइडेंटिफाई करती है। आइडेंटिफाई करने के बाद में क्यों आइडेंटिफाई किस तरह से करती है, क्योंकि इसके पास खुद की मेमोरी सेल्स होती है और मेमोरी सेल्स क्या करती है, आइडेंटिफाई करने का
काम करती है। तो WBC क्या करती है, पहले उसको आइडेंटिफाई करती है। जैसे आपके ब्लड में किसी वायरस ने एंट्री कर ली, अब जैसे ही ब्लड में वायरस ने एंट्री करी तो एंट्री करने के बाद में ब्लड में उपस्थित जो WBC है, ब्लड में उपस्थित जो WBC है वो उसको क्या करेगी, उसको आइडेंटिफाई करेगी। आइडेंटिफाई करने के बाद में लगातार उसके खिलाफ एंटीबॉडीज जनरेट करेगी। अब जैसे ही वो एंटीबॉडीज जनरेट करती है, उसको मारने की कोशिश करती है। तो अगर वो वायरस अगर थोड़ा सा समझदार होगा तो वह क्या करता है, लीवर में जाकर या फिर कहीं और जगह जहाँ पर एंटीबॉडी काम नहीं करती है तो वहाँ पर जाकर वो छुप जाते हैं। लीवर में जाकर जैसे ही छुप जाते हैं तो छुपने की वजह से यहाँ पर वो वायरस क्या करते हैं, अपनी तादाद बढ़ाते हैं और तादाद बढ़ाकर वापस से ब्लड में आकर इन्फेक्शन करने लगते हैं, यानी रेड ब्लड सेल्स को खाने की कोशिश करते हैं। जैसे लगातार ब्लड की कमी आती है तो वाइट ब्लड सेल्स फिर जब मामला बिल्कुल ही बिगड़ जाता है तो बिगड़ने के बाद में वहाँ पर टी सेल्स को वह एक्टिवेट करती है, जिसे किलर सेल्स के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पर जो लिम्फोसाइट सेल्स है इनको एक्टिवेट कर देती है और लिम्फोसाइट सेल्स में टी सेल्स और बी सेल्स के नाम से जानी जाती है। टी सेल्स का मुख्य रूप से जो काम होता है ये इनको किलर सेल्स कहा जाता है, यानी ये अपनी पूरी बॉडी का सबसे अच्छा प्रतिरक्षा प्रणाली है, क्योंकि टी सेल्स किलर सेल्स होती है, ये अपने शरीर के ऑर्गन्स को भी नहीं बख्शती है। यानी अगर इनको एक बार एक्टिवेट कर दिया जाए तो फिर ये बैक्टीरिया को क्या, वायरस को क्या, अपने शरीर की ऑर्गन्स को भी नहीं बख्शती है और उनको भी लगातार ये मारने लग जाती है। तो टी सेल्स को बहुत कम टाइम के लिए ही एक्टिवेट किया जाता है। जब इन्फेक्शन ज़्यादा बढ़ जाता है या फिर वायरल अटैक ज़्यादा हो जाता है, बैक्टीरियल अटैक ज़्यादा हो जाए, बीमारी ज़्यादा बढ़ जाए, तो फिर अपना जो प्रतिरक्षा तंत्र है वह क्या करता है, टी सेल्स को एक्टिवेट कर देता है, जिससे लगातार उस बैक्टीरिया, उस वायरस के ऊपर ये टी सेल्स अटैक करती है और वहाँ पर उसको मारना प्रारंभ कर देती है। अब क्या होता है, अब ये होता है कि जब अपना प्रतिरक्षा तंत्र बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाता है तो फिर अपने को बुखार आना प्रारंभ हो जाता है, अपनी हालत बिगड़ने लगती है। क्यों बिगड़ने लगती है? क्योंकि अपना शरीर लगातार क्या कर रहा है, लड़ रहा है, और लड़ने की वजह से वहाँ पर क्या हो जाता है, अपने को पेन फील होने लगता है, बुखार आने लगती है, वीकनेस होने लगती है। वीकनेस होने की वजह से यहाँ पर क्या हो जाता है कि अपन डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर से कहते हैं कि भाई मुझे बहुत ज़्यादा बुखार आ रही है, बहुत ज़्यादा पेन फील हो रहा है, बहुत ज़्यादा थकान महसूस हो रही है। क्यों हो रही है? क्योंकि आपका प्रतिरक्षा तंत्र लगातार उसके खिलाफ लड़ रहा है, और लड़ने की वजह से कहीं ना कहीं जो डॉक्टर्स होते हैं वह इस प्रतिरक्षा तंत्र को क्या करते हैं, धीरे से इन टी सेल्स को क्या करते हैं, वह टैबलेट देते हैं, और टैबलेट देने के बाद में कहीं ना कहीं अपने प्रतिरक्षा तंत्र को धीमा कर देते हैं, जिससे लगातार अपनी बुखार उतर जाती है। और वो इसके साथ साथ एक काम और करते हैं, वो एंटीबायोटिक्स भी देते हैं और उस पर्टिकुलर बीमारी के लिए वो दवाई देते हैं, जिससे क्या होते हैं, अपनी प्रतिरक्षा तंत्र को ज़्यादा वर्क करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। डायरेक्ट उन चीज़ों के लिए दवाई वहाँ पर काम करने लगती है। तो कहीं न कहीं प्रतिरक्षा तंत्र को क्या कर दिया जाता है, संदमित कर दिया जाता है उसको प्रेस कर दिया जाता है, दबा दिया जाता है। क्योंकि अगर लगातार प्रतिरक्षा तंत्र अपना काम करता रहेगा तो आपके बॉडी के बहुत सारे पार्ट्स डैमेज होने की संभावना बढ़ जाती है। वह केस सिर्फ किसके अंदर है? जब आपका इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ चुका हो, जब आपकी बॉडी प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं कर रही हो। तो ये सारा जो वर्क है ये पूरी आपके ब्लड के अंदर आता है, ये पूरा ब्लड पोर्शन है। तो यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाते हैं कि क्या क्या काम है, क्या नहीं है। अब ब्लड ग्रुप्स की बात आती है तो ब्लड ग्रुप्स अलग अलग टाइप के पाए जाते हैं, अलग अलग चीज़ों से, ठीक है। तो जनरली ब्लड ग्रुप्स क्या पाए जाते हैं, 4 टाइप के पाए जाते हैं, ए बी, ठीक है, ए बी और ओ ब्लड ग्रुप, ये 4 टाइप के ब्लड ग्रुप पाए जाते हैं। तो ब्लड ग्रुप्स के बारे में अलग से वीडियो अपन देख लेंगे। यहाँ पर पूरे मैंने ब्लड्स का आपको सारा चीज़ें समझा दी। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आपके हर कंपटीशन में कहीं ना कहीं ये चीज़ें ज़्यादा काम आने वाली है, और ये सारी चीज़ें आपको
मैंने बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म में यहाँ पर प्रोवाइड कराई है, क्योंकि ये बहुत सारी चीज़ें काम आने वाली है। क्योंकि शॉर्ट जब एक चार्ट आप दीवार पे चिपका लोगे कहीं ना कहीं ऐसा बनाकर, तो आपको बहुत सारी चीज़ें जनरली याद होने लगेगी, अपने आप याद होने लगेगी। क्योंकि टॉपिक बहुत बड़ा है, चीज़ें बहुत ज़्यादा डिटेल्स हैं, लेकिन उन सभी चीज़ों को एक ही जगह पर एक ही वीडियो में समेटना बहुत मुश्किल है। इसलिए लंबे लंबे वीडियो बहुत ज़्यादा, अगर मैं इनको डिटेल से आपको समझाता तो बहुत लंबा वीडियो बन जाता, लेकिन मैंने यहाँ पर सारी चीज़ों को एक ही चार्ट में मेंशन करके आपको समझाने की कोशिश की है। वीडियो अगर अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। लगातार मैं ऐसे ही आपको वीडियो प्रोवाइड कराता रहूँगा जो कहीं ना कहीं आपके लिए हेल्पफुल होंगे।